बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल रज़्ज़ाक टीवी में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारा हिस्सा बन जाओ। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। कहते हैं कि एक बादशाह ने अपनी रियाया पर नाजायज टैक्स लगा लगा कर और अपने मातहत मुल्कों को लूट लूट कर बहुत सी दौलत जमा कर दी। उस दौलत को महफूज रखने के लिए उसने बड़े बड़े पत्थरों का एक वसी महल बनाने की सोची। उस बादशाह के मुल्क में एक होशियार कारीगर रहता था। वो हमेशा इस ताक में रहता था कि किसी तरह बादशाह का खजाना खाली करके उसे बेकस मोहताजों की भलाई में खर्च कर सके। अब जबकि उस वसी महल को बनाने का काम उसके सुपर्द हुआ तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। जब महल बनाने का काम पूरे जोरों शोर से जारी था तो कारीगर ने चुपके से एक दीवार में ऐसा पत्थर रख दिया जो एक या दो आदमियों की मदद से अपनी जगह से बहुत आसानी से निकाला और रखा जा सकता था। आखिर महल तैयार हो गया और बादशाह की सारी दौलत उसमें रख दी गई। इत्तफाक से महल बन चुकने के थोड़े ही दिन बाद कारीगर सख्त बीमार हो गए। अपना आखिरी वक्त नजदीक आते देखकर उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया और ये राज बता दिया कि किस तरह उसने बादशाह के नए महल की एक दीवार में आसानी से हटाया जा सकने वाला एक पत्थर रखा था। फिर कहा, बेटा, ये सब मैंने फकत गरीबों की भलाई के लिए ही किया है ताकि तुम उसकी सारी दौलत निकाल कर मुल्क की भलाई के लिए खर्च कर सको, मगर ये राज किसी पर जाहिर न होने पाए। अपने बाप के मरने के बाद बेटों ने उसकी तरकीब से पूरा फायदा उठाने की सोची। वो एक रात छुपकर बादशाह के वसी महल की दीवार तक पहुंचे और अपने बाप की बताई हुई जगह को ढूंढकर बहुत आसानी से वो पत्थर निकालकर अंदर घुस गए। दौलत के ऊंचे ऊंचे ढेर देखकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। जितनी दौलत दोनों उठा सकते थे उठाकर निकाला और उस पत्थर को अपनी जगह रखकर पहरेदारों से बचते बचाते घर पहुंच गए। अगले दिन जब बादशाह अपनी दौलत देखने आया तो दौलत के ढेरों को हिला हुआ देखकर चौंक पड़ा। उसी वक्त पूछ शुरू हुई। महल के चारों तरफ जांच की गई, कहीं भी नकब के निशान दिखाई न दिए। आखिर तंग आकर बादशाह चुप हो गया। दूसरे दिन जब बादशाह दौलत की देखभाल करने गया तो फिर ढेरों को हिला हुआ देखकर उसे और भी हैरान हुई। मशकूक पहरेदारों की पकड़ धकड़ शुरू हो गई, लेकिन कोई नतीजा न निकला। आखिर बादशाह ने दौलत के ढेरों के चारों तरफ फंदे लगवा दिए ताकि जो कोई भी दौलत उठाने आए वो उनमें फंस जाए। अगले दिन फिर कारीगर के बेटे बादशाह की दौलत वाले महल में उसी रास्ते से दाखिल हुए। वो फंदों से वाकिफ नहीं थे। जो ही एक भाई ढेर की तरफ बढ़ा, एक फंदे में फंस गया। उसने अपने आप को छुड़ाने की काफी कोशिश की। दूसरे भाई ने भी बहुत दाव-पेच लगाए, लेकिन वो भी उसे छुड़ा ना सका। आखिर फंसे हुए भाई ने कहा, अगर मुझे जिंदा ही बादशाह के सिपाहियों ने पकड़ लिए तो तुम सबकी मौत आ जाएगी। तुम मेरा सर काट कर ले जाओ ताकि बादशाह मेरी लाश को न पहचान सके। दूसरे भाई ने ऐसा ही किया और उसका सर काट कर ले गया। सुबह जब बादशाह अपनी दौलत देखने आया तो सर के बगैर चोर की लाश देखकर हैरान रह गए। कमरे की सारी दीवारें देखी गई, लेकिन न तो कोई पत्थर टूटा हुआ दिखाई दिया और न कोई दरवाजा जिससे कि चोर अंदर आया हो। लेकिन बादशाह ने चोर का पता लगाने की ठान रखी थी। उसने हुक्म दिया कि बेसर की लाश को चौक में लटका दिया जाए और जो शख्स भी उसकी जगह पर रोने के लिए आए उसे गिरफ्तार कर दिया जाए। जब उन लड़कों की मां ने यह खबर सुनी तो उसका दिल बैठ गया। उसने अपने दूसरे बेटे से भाई की लाश को किसी न किसी तरीके से घर लाने के लिए कहा। दूसरे भाई ने लाश हासिल करने की जी तोड़ कोशिश की, लेकिन लाश के इर्द गिर्द पहरा इतना कड़ा था कि उसकी सब कोशिशें नाकाम रही। फिर भी वो चुप नहीं बैठ सकता था, क्योंकि उसकी मां अपने बेटे की लाश हासिल करने के लिए जिद कर रही थी। आखिर उसे एक तरकीब सूझी। बहुत से गड्ढों पर उसने चमड़े के थैलों में शराब ला दी और अपने भाई की लाश की जानिब चल दी। लाश के पास से जहां सिपाहियों का कड़ा पहरा था, गुजरते हुए उसने कुछ थैलियों के मुंह ढीले कर दिए, जिससे शराब नीचे गिरने लगी। शराब को गिरते देखकर वो छाती पीट पीट कर चिल्लाने लगा कि हाय, मेरी कीमती शराब भी वही जा रही है। वो कभी इधर दौड़ता और कभी उधर, और शराब लगातार थैलों में से बह रही थी। सिपाहियों की नजर जब शराब पर पड़ी तो उनकी बाछें खुल गई। मौके से फायदा उठाने के लिए सब बर्तन लेकर गधों की तरफ भागे और शराब पीने लगे। कारीगर का बेटा झूठ मूठ जोर जोर से चिल्लाकर
सिपाहियों को कोसने लगा। आखिर जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। सिपाहियों ने खूब जी भरकर शराब पी ली और बेहोश हो गए। उनके बेहोश हो जाने के बाद कारीगर का लड़का वहीं खड़ा रहा और रात का इंतजार करने लगा। आधी रात के वक्त जब सड़क सुनसान हो गई तो जल्दी से उसने अपने भाई की लाश खोली और उसे एक गधे पर बांधकर घर ले आया। अपने बेटे की लाश पाकर माँ को कुछ तसल्ली हुई। जब बादशाह के कानों तक लाश के भी चोरी चले जाने की खबर पहुंची तो उसके तन बदन में आग लग गई। उसने चोर को पकड़ने की एक और तरकीब सोची। उसने ऐलान कर दिया कि जो शख्स अपना सबसे आला कारनामा बादशाह की लड़की को सुनाएगा उसके साथ शहजादी का ब्याह कर दिया जाएगा। उसमें भी एक चाल थी। कारीगर के बेटे ने भी ऐलान सुना। बादशाह के मुद्दा को वो भांप गया। एक बार फिर उसने चकमा देने की ठानी। एक मुद्दे का बाजू काटकर उसने अपने कपड़ों के नीचे छुपा लिया और रात के वक्त बादशाह के महल की तरफ रवाना हो गया। जब शहजादी ने उससे सवाल किया तो उसने दौलत के महल में अपने भाई के फंसने, उसका सर काटे जाने की बात बता दी और यह भी बता दिया कि किस तरह पहरेदारों की आंखों में धूल डालकर वो अपने भाई की लाश को भी ले उड़ा था। शहजादी को सब कुछ समझा दिया गया था। उसके मुंह से इतनी बात सुनते ही उसने उसे बाजू से पकड़ना चाहा, लेकिन उससे पहले ही कारीगर के चालाक बेटे ने अपने कपड़ों के नीचे छुपाए हुए बाजू को उसके हाथ में थमा दिया और अंधेरे की आड़ लेकर खिसक गया। चोर की होशियारी की खबर जब बादशाह के कानों तक पहुंची तो उसकी हैरानी का कोई ठिकाना न रहा। आखिर उसे ये ऐलान करना ही पड़ा कि अगर वो चालाक आदमी बादशाह के सामने आकर सब कुछ साफ साफ कह दे तो वो उसे माफ कर देगा। कारीगर के बेटे ने भी यह मौका मुनासिब समझा और बादशाह के दरबार में हाजिर हो गया। उसकी होशियारी और हौसले का बादशाह पर बहुत असर हुआ और वादे के मुताबिक उसने अपनी शहजादी का ब्याह उसके साथ कर दिया और लोगों पर नाजायज टैक्स भी हटा दी और तौबा तायब हो गया। बादशाह के मरने के बाद कारीगर का बेटा उसकी जगह बादशाह बना और उसने बड़े शान से हुकूमत की। यूं ये कहानी खत्म हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।